तो आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में देखा होगा, कोशिका पढ़ी थी आप लोगों ने उसमें। तो कोशिका में कितनी चीज़ें पाई गई थी, उसके कोशिकांग पाए गए थे। तो देखिए उसमें एक केंद्रक था, ठीक है ना, केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें जीव द्रव्य होता है ना, जीव द्रव्य, तो वो भी पढ़ लिया था आपने शायद। उसके बाद एक गाल्जी काय होता है। उसके बाद यहाँ पर हल्की सी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईपीआर शॉर्ट में लिख सकते हैं ना हम लोग। उसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, जीव द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, गाल्जी का हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव्य में क्या टहलते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम लोग ऐसा करके बना सकते हैं, इसको एम से लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत होते हैं। और इसमें लाइसोसोम होते हैं। और इसमें रसधानी होती है, रसधानी, समझ गए ना, इसको वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स। और इसमें सेंट्रोसोम होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तारक काय। तो इसमें से आप लोगों ने केंद्रक पढ़ लिया था, गाल्जी काय हो गया था। नहीं हुआ हो तो अभी हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया था, इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए जो बचे हुए हैं कोशिकांग, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला डालते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहला पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है कुल मिला के होती तो गोल है। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप की संरचना होती है, ऐसे करके संरचना होती है, उसे बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती रहती है। इनको कहते हैं क्रिस्टी। इन्हें क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। याद रखना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी सन 1880 ईस्वी में कोलीकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, कोलीकर नामक वैज्ञानिक ने, याद रखना है। लेकिन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसकी उपस्थिति का पता लगाया था अल्टमैन ने। जो कोशिका होती है ना, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसका पता किसने लगाया था, अल्टमैन ने। याद रखना है आपको, अल्टमैन वैज्ञानिक थे। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी बेंडा। लिखते रहो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। यहाँ पर लिख लेंगे, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये कोशिका को जो है ना ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ध्यान रखना है, ऊर्जा ग्रह। देखिए जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया में सांस ली जाती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो होता है, मतलब आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसमें कौन मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को सभी अंगों में पहुंचा देता है, सभी भागों में पहुंचा देता है। किसको, ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन जब कोशिका में जाती है तो ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, ग्रहण कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद इसमें एक चक्र होता है, उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। ये किस में होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स चक्र। इसके माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर लिख लेते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके माध्यम से, ये किसके माध्यम से बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसी कारण ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी ये तो समझ गए आप लोग कि ये क्रेब्स चक्र चलाता है। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, एटीपी का निर्माण करता है। इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सीबेंडा ने। और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसका पता किसने लगाया था? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग एक एक बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लाइसोसोम की जो खोज थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने। डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने, डी डूबे ने इसकी खोज की थी। अब इसका काम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये कोशिका के अंदर जो होते हैं पाचन का कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर किसका काम करेंगे भैया? कोशिका के भीतर पाचन का कार्य करते हैं। कौन भाई? लाइसोसोम, ठीक है ना। अब एक बात और समझ लेते हैं, और क्या काम करेंगे भाई? देखिए ये जो लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर एक पदार्थ भरा रहता है, उसे कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। इसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा रहता है? जल अपघटक एंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम रहता है ना, जल अपघटक एंजाइम। ये भरा होता है किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए कोशिका के अंदर का कोई अंग जब काम नहीं करता है ना, तो पता क्या करता है? ये उस अंग को नष्ट कर देता है। कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर मान लो ये केंद्रक है, ठीक है, यहाँ पर लाइसोसोम है। अब यहाँ पर मान लो गाल्जी बॉडी, ये काम नहीं कर रही है, तो पता क्या करेगा? इस गाल्जी बॉडी को नष्ट कर देगा। कौन नष्ट करेगा? लाइसोसोम नष्ट करेगा। क्यों भैया, काम क्यों नहीं कर रहा है? काम नहीं करोगे तो नष्ट कर दिए जाओगे। ये कौन नष्ट कर देता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का मेन मकसद क्या है कि जो काम नहीं करेगा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, उनको नष्ट कर देना है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब कोशिका कार्य नहीं करती है, समझ गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। कोशिका के भीतर कोई अंग कार्य नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? लाइसोसोम। कि भैया सबको काम करना पड़ेगा, नहीं काम करोगे तो नष्ट कर दिए जाओगे। कौन नष्ट करेगा? ये उनके ऊपर, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, वो उसके ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोशिका कार्य ना करे, मान लो ये कोशिका यही कार्य ना करे ना, तो पता क्या होगा? ये अपने आप फट जाएगा। कौन? लाइसोसोम। जब कोशिका कार्य करना बंद कर देती है तो लाइसोसोम अपने आप फट जाता है, पूरी कोशिका को ही खत्म कर दिया जाता है, समझ गए। तो जब कोशिका कार्य नहीं करेगी तो लाइसोसोम फट जाएगा। इसी कारण इसको कहते हैं आत्महत्या के थैले। आत्महत्या के थैले किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या के थैले किसे कहते हैं भैया? लाइसोसोम को। कारण ये है कि जब कोशिका कार्य नहीं करेगी तो ये अपने आप सुसाइड कर लेगा, समझ गए, सुसाइड कर लेता है। कौन? लाइसोसोम। अपने आप ही नष्ट हो जाता है, अपने आप ही फट जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए कोशिकांग की ओर। तो नया कोशिकांग है गाल्जी काय। तो गाल्जी काय के बारे में पढ़ते हैं। गाल्जी काय, तो देखिए गाल्जी काय की जो खोज थी, इसकी खोज के बारे में आपको याद रखना है। गाल्जी काय की जो खोज की थी वो कैमिलो गाल्जी ने की थी। कैमिलो गाल्जी, तो इन्हीं के नाम पर जो है ना गाल्जी काय नाम रख दिया गया। कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में गाल्जी काय की खोज की थी, समझ गए। तो इन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया? गाल्जी काय रख दिया गया। तो आखिर इसका काम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये
ये कोशिका के भीतर जो है ना पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं। पोषक पदार्थों का परिवहन परिवहन पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? गाल्जी काय। आपको याद रखना है, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करेगा? गाल्जी काय। जैसे कि मान लो प्रोटीन है, तो प्रोटीन को बनाया किसने? तो प्रोटीन को बनाया है किसने? राइबोसोम ने। राइबोसोम ने प्रोटीन को बना दिया है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके कौन जाएगा? वो गाल्जी काय। समझ गए? तो गाल्जी काय क्या करेगा? यहाँ से उठाएगा और वहाँ पहुँचा देगा। समझ में आई बात पूरी? तो ये काम कौन करता है? गाल्जी काय करती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। अगला कोशिकांग है तारक काय। तारक काय, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं अंग्रेजी में। तारक काय, समझ गए? तो देखिए तारक काय जो होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पहली बात तो याद रखना है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, ये कुछ बेलन के आकार जैसी संरचना होती है, इसमें इस टाइप की संरचना होती है, इस ऐसे करके सिलेंडरी मतलब बेलन जैसी होती है। ये बिल्कुल बेलन टाइप की होती है, समझ गए? ये केंद्र के पास रहती है, ध्यान रखना है आपको। कहाँ? केंद्रक नहीं होता है ये, केंद्रक इसके पास यहाँ पर नीचे की ओर पाई जाती है, ठीक है। ये कोशिका विभाजन में सहायता करती है। इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में सहायता। देखिए कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि जैसे ये कोशिका है ये, ठीक है, थोड़े दिन के बाद क्या करेंगी? इसमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, दो बनेंगी। धीरे धीरे ये कितनी बन जाएंगी? अलग अलग दो बन जाएंगी। फिर ये दोनों कैसी यहाँ आपस में सेल डिवीजन करेंगी, कोशिका विभाजन कितनी बन जाएगी? इससे दो बन जाएंगी, इससे भी दो बन जाएंगी। समझ गए? इस तरीके से कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तारक काय करता है। समझ गए? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है रसधानी। रसधानी तो रसधानी जो होती है इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। समझ गए? इसमें सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, ये सब होते हैं इसमें। तो ये हो गई रसधानी, इसीलिए इसको कहते हैं ना वैक्यूल्स, इस वैक्यूल्स कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लवक। तो लवक अगले पन्ने पे लिखते हैं हम लोग। तो देखिए जो लवक होते हैं आपको समझना है, ये पहले वाले पन्ने का है, उससे लेना देना है नहीं। तो लवक जो होते हैं ये मुख्य रूप से क्या आपको समझना ही है अच्छी प्रकार से कि ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। कौन? लवक पाए जाते हैं। समझ गए? ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। पादप कोशिकाओं में कौन पाए जाते हैं भैया? लवक पाए जाते हैं। अभी हम समझाएंगे कि क्या कारण होता है पादप कोशिकाओं में। तो देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णित लवक, एक होता है वर्णित लवक, ठीक है। तो हरित लवक को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब हरित लवक है, अवर्णित है, वर्णित लवक है। तो ये पाए तो जाते हैं पेड़ पौधों में, मतलब कि पादप कोशिकाओं में। तो इनका कार्य क्या क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, वो हम लोग जरा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो हरित लवक होते हैं ये पौधों में भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पत्ती तथा तने में पाए जाते हैं। किसका निर्माण करेंगे भैया? भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक। कहाँ पाए जाते हैं? तने में और पत्ती में। क्वेश्चन आता है ना कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। ये हरा रंग उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखना है आपको। हरा रंग बनाते हैं।
याद रखना है आपको, ठीक है। हरा रंग कौन बनाता है? हरित लवक। आगे समझते हैं इसको। दूसरी बात ये है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पौधों में होती है इसी के माध्यम से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, पौधों का भोजन बनता है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करते हैं, जिससे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी कारण इसे जो है पादप को जो है ना, पादप की कोशिकाओं का इन्हें रसोई घर कहा जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, पादप की कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं, रसोई घर। समझ गए ना? तो पादप की कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। इनका काम क्या होता है भैया? तो इनका काम होता है भोजन का निर्माण करना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करना। समझ गए? ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसी के कारण पौधों का रंग जो कैसा होता है वो हरा होता है ना। पौधों का रंग हरा क्यों होता है? हरित लवक के कारण, ठीक है। और इसे पादप की कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अवर्णित लवक। तो अवर्णित लवक भी पेड़ पौधों में ही होता है, लेकिन ये होता कहाँ पर? ये तो सिर्फ पत्ती में था, और कहाँ था? तने में था। समझ गए? लेकिन ये कहाँ होता है? तो ये जो है रंगहीन लवक होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। समझ गए? तो यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ पर अवर्णित ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? दिमाग लगाओ आप लोग। कहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता? पेड़ पौधों में तो जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है ना, ये इस टाइप का, तो पत्ती में तो सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है। तो जो जड़ें होती है, ये वाली जड़ें, यहाँ से मान लो ये भूमि है, तो यहाँ तक तो सूर्य का प्रकाश है। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये तो इसमें पाया जाएगा हरित लवक। लेकिन यहाँ जो जड़ होती है, यहाँ पर भूमिगत तना, जो भूमिगत जमीन वाला तना होता है ना, भूमिगत तना, उसमें भी कौन सा लवक होगा? अवर्णित लवक, क्योंकि वो भूरे रंग का होता है। समझ गए ना? और जड़ें भी कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। तो ये भूरे रंग में पाया जाता है, अर्थात ये जड़ों में मिलेगा। और जो नीचे वाला तना हिस्सा होता है, पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ, मृदा से जुड़ा हुआ, वहाँ पर अवर्णित लवक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा वहाँ पर अवर्णित लवक, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा वहाँ पर हरित लवक। अब वर्णित लवक की कहानी क्या है, मतलब क्रोमोप्लास्ट की कहानी क्या है? तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये रंगीन लवक होते हैं। समझ गए? यह लवक जो होते हैं वो रंग प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये है रंगीन लवक होते हैं। यह पौधों के फूलों में तथा फल में रंग प्रदान करते हैं। ठीक है ना? फूलों में ये रंग प्रदान करते हैं, अर्थात ये रंग बिरंगी वाली जगहों, रंग बिरंगो जो होते हैं ना पौधे, पेड़ पौधे होते हैं रंग बिरंगे, उन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। समझ गए? जैसे पुष्प के बीज, ये हो जाएगा पुष्प के बीज। ये एक बात याद रखना है, जो लवक होते हैं वो पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो ये हो गया वर्णित लवक। वर्णित लवक कहाँ मिलेंगे?
उसके बीजों में मिलेंगे, ठीक है ना। रंगीन होते हैं, रंग प्रदान करते हैं। ये इनमें कोई रंग नहीं होता है, ये जड़ों में पाए जाते हैं, ये तने में पाए जाते हैं। ये सब किसके हिस्से हैं? पादप कोशिकाओं के हिस्से हैं। अब कोशिका जो चैप्टर है वो निपट चुका है। कोशिका हम पहले पढ़ा चुके थे आप लोगों को, आज ये भी पढ़ा चुके हैं। इसके कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गाल्जी काय है, लाइसोसोम है, रसधानी है, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग। जल अपघटक एंजाइम है। अब आप लोग ये सोचिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।